नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर की। खबर यहां पर यह आ रही है कि लव जिहाद का मामला सामने आया इंदौर में। यह मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का है, जहां पर हिंदू संगठन के लोग आम दिनों की तरह मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से एक युवक की हरकत को यहां नोट किया जा रहा था। दरअसल बजरंग दल को शिकायत मिली थी कि मुस्लिम युवक जिसका नाम अखलाक है और यूपी का रहने वाला है, वो हिंदू युवती को टारगेट कर रहा है। उसने वर्कआउट और योगा के बहाने नजदीकियां बनाई। शिकायत पर बजरंग दल मौके पर पहुंचा और संदेही युवक से जब नाम पूछा गया तो वो अपना नाम रोहित बताने लगा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जब दस्तावेज मांगे तो वह आनाकानी करता दिखा। तब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बहरहाल पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। संज्ञान में रह के कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी बस कुल मिलाकर। एक लव जिहाद नहीं, इंदौर में नवरात्रि के बाद में कम से कम 50% लव जिहाद हमने इंदौर में पकड़े हैं। 50 से ज़्यादा लव जिहाद पकड़े हैं और उन लव जिहादियों का उनकी भाषा में हम जवाब दे रहे हैं, मतलब पिटाई करके थानों में सुपुर्द कर रहे हैं। क्योंकि लव जिहादी एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। देखिए, ऐसा एक युवक और एक युवती को संदिग्ध स्थिति में कुछ लोग लाए थे, उनसे पूछताछ कर रही है, काउंसलिंग चल रही है हमारी महिला की टीम की, और उसमें जो बयान है उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। विकास, यहाँ पर ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे 50 मामले उन्होंने पकड़े हैं और पुलिस को सुपुर्द किए हैं, लेकिन ये मामले जो हैं कानूनी रूप से किस तरीके से पुलिस इसको हैंडल कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आरोप है कि ये लव जिहाद का खेल चल रहा है और पुलिस इसको कानूनी रूप से ढंग से हैंडल कर रही है, बहुत जरूरी है फिर अगर इतना गंभीर मामला है तो। बिल्कुल, जो पुलिस है वो पीड़िता के बयान के आधार पर ही कार्रवाई करती है और पूरे मामले में पुलिस ने यही दावा किया कि पीड़िता के बयान लिए जा रहे हैं। फिलहाल जिस टीम वो काउंसलिंग कर रही है और बयान के आधार पर ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये पूरा मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र के नेहरू स्टेडियम का है और सुबह के वक्त यहाँ पर जो अखलाक नामक युवक है उसे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने अश्लील हरकत करते हुए युवती के साथ में देखा था। वर्कआउट और योगा के नाम पर इस युवती से अखलाक ने लगभग 20 दिन पहले दोस्ती की थी और उसने अपना नाम दोस्ती से पूर्व में अलग बताया था। जो उसका मूल नाम है अखलाक, वो पृथक नाम से उसने परिचय दिया था। और आज भी जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपने हिंदू नाम बताए, कई बार अलग अलग नाम बताने का प्रयास किया, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सख्ती बरतते हुए उसकी पिटाई भी की और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बहरहाल जो युवती है वो मूलतः दूसरे जिले से रहने वाली है, जो कि इंदौर से नहीं है। अब उसके परिजन जो है अब से कुछ देर बाद वो इंदौर पहुंचेंगे और उसके परिजनों की मौजूदगी में पीड़िता के बयानों के आधार पर पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा मसला यह भी है कि ये कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि हम लोगों को पकड़ते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, उनको पीटते हैं और उसके बाद पुलिस को सौंपते हैं, यानी कानून कहीं ना कहीं यहां हाथ में लिया भी जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। कटनी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें पार्टी के कार्यक्रम के अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। पार्टी ने 2023 में एक बार फिर से 200 पार का नारा तय कर दिया है। कटनी में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा संयोजक और जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल हुए। पार्टी ने 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर यहां रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 2023 में एक बार फिर 200 पार का नारा तय किया गया है। जनता पार्टी की आज प्रदेश की हमारी विस्तारित टीम, सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सब लोगों ने तय किया है कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो गुजरात में आंधी आई और गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट भाजपा को मिला, ये आंधी मध्य प्रदेश में आएगी और 51% वोट शेयर का संकल्प हर बूथ पर 64,000 बूथों पर 51% वोट शेयर लेकर के आएंगे। ये संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है और तय किया कि अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को हर बूथ पर 53% वोट मिले थे। इसे देखते हुए बैठक में हर बूथ पर 51% वोट लाने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को
अहम माना जा रहा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और इस विवाद में कई बड़े बड़े दिग्गज कूद रहे हैं, बयान दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अलावा कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने फिल्म को लेकर कड़ी आपत्ति जताई, तो नेता प्रतिपक्ष ने सेंसर बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। बॉलीवुड के किंग खान की आने वाली फिल्म पठान पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी फिल्म को सभ्य समाज के खिलाफ बता दिया और सवाल पूछा कि क्या शाहरुख अपनी बेटी के साथ फिल्म को देख सकते हैं। 20 साल की बेटी के साथ उसी सिनेमा को देख लेना, बैठ करके एक साथ दोनों देख लो। यदि दोनों बैठ के एक साथ देख सके तो हम मान लें कि समाज के लिए ठीक है, तो अपने बेटी के साथ नहीं देखोगे ना बैठकर। उधर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी अभिनेत्री के भगवा कपड़े पहनने पर सवाल उठाए। साथ ही सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में भेजने की वकालत की। आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए, तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इसको लेकर चल रहे विवाद के बीच सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को अनुमति कैसे दी। उनका जो सेंसर बोर्ड है वो सेंसर बोर्ड ने कैसे उसको परमिशन दी? पूरी तरह से हर जगह भ्रष्टाचार करती है भाजपा। सेंसर बोर्ड और चाहे कौन से ऑर्डर ले संपर्क में इज्जत बोले इधर पैसा दो और ऑर्डर ले, इसी तरह से उसको परमिशन दी गई। तब क्या देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? आज उनको गलत दिखाई, पैसा ले ली तब गलत नहीं था। पठान फिल्म के समर्थन और विरोध में स्वर उठ रहे हैं। फिल्म का मकसद मनोरंजन करना होता है, लेकिन साथ ही मेकर्स को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी की भावनाएं आहत न हों। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को निशाने पर फिर से लिया है। चीन पर दिए गए बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने राहुल पर सेना के अपमान के आरोप लगाए, लेकिन कमलनाथ ने ट्वीट कर इसी पर पलटवार किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर बयान दिया। बयान में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, जबकि चीन जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। राहुल के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल पर सेना के अपमान करने के आरोप लगाए, साथ ही कहा कि राजीव गांधी के समय का ये भारत नहीं है। मैं राहुल गांधी से पहले पूछना चाहता हूं, 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। सीएम शिवराज के आरोप पर कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अपमान के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले राजीव हमेशा इस देश के लिए आदर्श रहेंगे। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर सेना के पराक्रम के अपमान के आरोप भी लगाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जुबानी हमला बोला। कमलनाथ ने शिवराज को शिलान्यास मंत्री भी कहा, साथ ही बीजेपी सरकार पर छिंदवाड़ा से बदला लेने के भी आरोप लगाए। मुख्यमंत्री शिवराज जी बन गए शिलान्यास मंत्री और विभाग बांटे जाते हैं हर गवर्नमेंट में,
इन्होंने शिलान्यास का विभाग अपने पास रखा हुआ है। तो शिलान्यास रोज कहीं ना कहीं जाके शिलान्यास कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के बयान का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने जगह जगह बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उज्जैन में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। शहीद पार्क में पाक विदेश मंत्री का पुतला फूंका गया। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पाकिस्तान पर तंज कसा और कहा कि हमारे शूरवीर जवान 24 घंटे पाक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अरे बिलवाल भुट्टो, आप किस पासंग में आते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो केवल भारत के नहीं 130 करोड़ जनता के वो श्रद्धा और आस्था के केंद्र तो है ही। दुनिया ये कहती है कि भारत का सर्वाधिक, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना आपने छोटी और मानसिकता प्रदर्शित की है। पूरे भारत का एक एक नागरिक आज इसको जवाब देने का काम कर रहा है कि ऐसे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का स्रोत है, दिन भर आतंकवाद पैदा करते हैं, वहां वो खुद अस्थिर है। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने का काम केवल भारत नहीं, दुनिया के लोग करने का काम कर रहे हैं और इसकी कड़ी आलोचना मैं करता हूं। इसका जवाब भारत का एक एक नागरिक देगा। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने मिशनरी स्कूलों को चेतावनी दी। उनका कहना था कि स्कूलों में शिक्षा देना ठीक है, लेकिन धर्म का प्रचार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सेंट जोसेफ कोएड स्कूल के कार्यक्रम में विधायक ने शिरकत की थी। इस दौरान अपने संबोधन में कई मसलों पर विधायक ने स्कूल प्रबंधन को आड़े हाथों ले लिया। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इसको कांग्रेस का साथ मिला है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह इन दिनों इन आंदोलनकारियों से मुलाकात करने पहुंचे और कहा कि महामारी में संविदा कर्मियों ने लोगों की सेवा की। कोरोना में सरकार ने इनसे काम कराया। कमलनाथ सरकार रहती तो नियमित किया जाता। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों से वायदा किया कि 2023 में सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों की मांगे पूरी करेंगे। उन्होंने इनको नियमित किए जाने का मुद्दा विधानसभा में भी उठाने का भरोसा दिया। जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ये वो वर्ग है जिन्होंने कोविड काल में स्वयं की ज़िंदगी को जोखिम में डाल के जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा की थी निस्वार्थ भाव से। और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो संविदा पर हैं, उनकी जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए है। और आखिर अगर वो व्यक्ति जिसने निस्वार्थ भाव से तब सेवा की थी जब कोविड की एक महामारी पूरे हमारे प्रदेश और देश में थी, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले स्थायी नौकरी मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए है। सागर के खुरई में दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। उनकी माने तो झूठे केस बनाए जा रहे हैं और कांग्रेसियों को फंसाया जा रहा है। खुरई एसडीओपी और एसडीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो इनके खिलाफ प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है। यहाँ के एसडीओपी खुरई और एसडीएम खुरई भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ हम लोग प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखूंगा कि नौकरी आप कैसे करते हैं। और सागर दिग्विजय सिंह सागर में मौजूद थे और बड़ी खबर यहीं से बता रहे हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई। सागर से चुनाव लड़ सकते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कोई नहीं होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव पर उन्होंने कहा है कि कोई नहीं तो मैं हूं ना। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, क्योंकि आरोप गंभीर लगाते हुए नजर आ रहे थे भूपेंद्र सिंह पर और एसडीएम एसडीओपी पर भी आरोप वो लगा रहे थे कि वहां वो नौकर की तरह, भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम करते हैं और उनके खिलाफ वो सबूत जुटा रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल कर लिया तो दिग्विजय सिंह का जवाब भी आया। कहा सागर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, कोई नहीं होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव पर उन्होंने कहा कि कोई नहीं तो मैं हूं ना। क्या कहा सुनवा रहे। चुनाव लड़ेगा, कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ेगा, कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ेगा, कोई कमी है क्या हमारे पास?
कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। तो कोई कमी है कि हमारे पास कोई नहीं होगा तो मैं भी लड़ूंगा, यह भी कह दिया। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी, जो चाहे वो चुनाव लड़े, कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस वहां अपना जनाधार लगातार खो रही है और इस वजह से दिग्विजय सिंह अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो भी लड़े सबका स्वागत है, जो भी लड़ेगा उसका स्वागत है। विशेष रूप से आपकी विधानसभा में फोकस दिग्विजय सिंह साहब का क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारी विधानसभा में अब कांग्रेस लगभग वहां पर अपना जनाधार खो चुकी है और इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। जनाधार कांग्रेस खो चुकी है और इसलिए प्रयास कर रहे हैं, ये कहा है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। और आपको बता दें कि सागर के खुरई और सागर में दिग्विजय सिंह का दौरा पहले से ही तय था। ये कहा गया कि वहां कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले थे, आज मुलाकात करने पहुंचे भी। यहां पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि अगर कोई चुनाव नहीं लड़ता तो मैं लड़ूंगा। वैसे हमारे पास कई लोग हैं, प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, अभी चुनावी मौसम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले चुनावी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और ये हम कह सकते हैं कि माहौल बनना शुरू हो गया। दिग्विजय सिंह कह गए कि वो कोई नहीं होगा तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब उन्होंने अपने दौरे की घोषणा की थी, तब से ही सियासत कहीं ना कहीं खुरई विधानसभा को लेकर के बढ़ रही थी। और आज इस बीच एक बड़ा बयान जब दिग्विजय सिंह साहब ने दिया कि अगर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो वे चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो इस बीच जो रिएक्शन है भूपेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं उनका आया है और उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, जो चाहे चुनाव लड़ ले, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां से अपना जनाधार खोती जा रही है। इस लिहाज से दिग्विजय सिंह साहब अब उनको ये बयान देना पड़ रहा है, क्योंकि वो कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं। यानी कहीं ना कहीं उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। शायद कांग्रेस के पास उनके कद के संभवतः उम्मीदवार ना बचे हों, या ऐसे अलग एंगल से भी समझ सकते हैं। लेकिन जो भी हो, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। 2023 शायद उतना दूर भी नहीं है, लेकिन उतने पास भी नहीं है। लेकिन अभी से ही चुनाव लड़ने की बयान अगर सामने आने लगे हैं तो स्पष्ट समझ सकते हैं कि पारा 2023 में बेहद हाई रह सकता है। बेहद हाई रहने वाला है और माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसकी नजीर यहां देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। उज्जैन की बात, बाबा महाकाल की बात, महाकाल लोक के बाद महाकाल मंदिर को अब दिव्य स्वरूप दिया जाएगा। 80 करोड़ रुपए खर्च कर नंदी हॉल से लेकर पूरे परिसर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पुराने फ्लोर को बदलने के साथ ही एसी को हटाकर नए कूलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। काले या लाल पत्थरों से पूरे मंदिर परिसर का निर्माण किया जाएगा। नंदी हॉल की दीवार को भी चांदी से सुसज्जित किया जाएगा। फिलहाल डीपीआर तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसके टेंडर भी जारी कर अगले 5 महीने में काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो क्या ये सेकंड फेज जिसे कहा जा रहा है, क्या वही है? क्योंकि पहले फर्स्ट फेज जो है महाकाल लोक का, आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद आए थे और उसका लोकार्पण किया था। और अब जो है, अब महाकाल मंदिर परिसर और मंदिर जो है वहां पर भी उसको संवारने के काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। उस सेकेंड फेज में अगर हम लोग मंदिर के अंदर के कामों की बात करें तो जो नंदी हॉल है, नंदी हॉल में जब हम लोग बैठते हैं तो जो सामने दोनों तरफ की जो दीवारें हैं उनको चांदी से सजाया जाएगा और इसके लिए दानदाताओं से बात हो गई है। दानदाता तैयार भी हैं, लगभग 3 करोड़ का ये काम होगा।